Good morning, everyone. In the last lecture, we have talked about the two limitation of balanced chemical equation. That was physical state of reactants, and basically second one was concentration of the acid. So now, in this lecture, we are going to talk about the third limitation here. So let's see the third limitation. कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली ये नहीं बताता कि हीट कंपनीज कितनी हुई है, हीट कंपनीज इन केमिकल रिएक्शन मतलब कितना चेंज आया हीट में बेसिकली केमिकल रिएक्शन में ना। ये थर्ड पॉइंट जो है इसकी बात नहीं करता क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर मान लो कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हीट चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन। In the exothermic type reaction, what it means, exo means exhale, बाहर को जाना है ना। हीट इवोल्व होती है जिसमें बेसिकली जिसमें हीट बाहर को जाती है। हीट मतलब थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। एक्सो मतलब इवोल्व होना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो हीट इवोल्व होगी किसी प्रोसेस में है ना। इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, केमिकल रिएक्शन व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हमें हीट मिले इन ए केमिकल रिएक्शन, then this reaction is a type of exothermic reaction. And exothermic means this reaction में heat evolved out हो रही है as a product. So basically अगर मैं कोई भी simple reaction लिखूं जो कि exothermic type है, अगर मैं बात करूं कि burning of CH4, मीथेन आप लोगों को पता होगा, मीथेन को बोलते हैं CH4। तो burning of CH4 अगर होगा in presence of oxygen तो जनरली क्या बनाएगा, CO2 गैस, H2O वाटर और साथ में हीट निकलेगी। मतलब क्या है, प्रोडक्ट साइड में अगर हमको हीट दिखानी है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस में हीट का साइन लिखना पड़ेगा किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो बेसिकली बात क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप बर्निंग ऑफ ये करते हो, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीथेन गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। तो मतलब इसकी डिटेल नहीं बताता बेसिकली बैलेंस केमिकल रिएक्शन की, एक्चुअली में हीट इवोल्व आउट हो रही है, प्रोसेस में कंज्यूम हो रही है, क्या चीज है। तो बेसिकली ये चीज हमको थोड़ी सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऐड करनी होती है, एक बात तो ये। दूसरा अगर मैं बोलूं कि और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, इसके और एग्जांपल हो सकते हैं लाइक NaOH प्लस वाटर। क्या बनेगा, NaOH किस फॉर्म में बनेगा, एक्वस फॉर्म में, और प्लस में हीट इवॉल्व आउट होगी यहाँ से, है ना। तो मतलब कहने की बात है, एक बात तो ये। और अगर बट मेरे को जानना हो कि एक्चुअली में जो रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक हो रही है नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा। अगर मैं बोलूं कि एक बीकर में मैंने क्या किया, फर्स्टली बीकर में मैंने पानी लिया होता सिर्फ, इन द बीकर आई हैव टेकन द वाटर, देन आफ्टर सम टाइम आई विल ऐड द NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके पैलेट्स होते हैं, है ना, छोटी छोटी गोलियां टाइप आती है NaOH की, है ना, व्हाइटिश कलर की। तो बेसिकली इसमें जब डालोगे तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन जो बनेगा नीचे सेकंड बीकर में जो सॉल्यूशन बन चुका है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें NaOH भी प्रेजेंट है और साथ में वाटर भी है, यानी NaOH भी है वाटर भी है। अब जो ये बीकर है आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो है ना ये गर्म होते हुए मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जब क्योंकि क्या हीट इवॉल्व आउट हो रही है एज ए प्रोडक्ट। पहले क्या था, रिएक्टेंट में क्या था, ये पानी था और NaOH था, यही चीज पड़ी है। अब दोनों चीजें ऐड करने के बाद जो चीज सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन में ही ना ये चीज बनी, सॉल्यूशन मतलब ये NaOH एक्वस फॉर्म बना और साथ में हीट निकल रही है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो गर्म मिलेगा हमें, ऊपर से बात है ना, सॉल्यूशन में से हीट निकल रही है मतलब सॉल्यूशन जो हमें गर्म मिलेगा। इसीलिए जो बीकर भी है ना वो भी हीट अप हो जाता है। यहाँ पे बीकर भी जो है हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बीकर हीट अप हुआ तो मतलब क्या है, ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हियर। सो या तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो जज करके, वरना हाथ लगा के, वरना क्या है थर्मामीटर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ मैंने। यहाँ पे थर्मामीटर यूज हो सकता है बेसिकली किस काम के लिए, थर्मामीटर जो है आप उसको टाई कर सकते हो यहाँ पे इस तरह का। बेसिकली थर्मामीटर कैन बी यूज्ड हियर टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर, है ना। थर्मोमीटर आप जब लगाओगे तो टेम्परेचर चेंज करके दिखा सकता हो बेसिकली
कि कितना टेम्परेचर में इंक्रीज है ना। पहले भी लगा होगा तो बेसिकली बाद में डालने के बाद जब रिएक्शन हुई तो देखा आपने टेम्परेचर जो है वो सडनली राइज ही करेगा। सो कैसे टेस्ट हो सकता है, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का आप लोग टेस्ट कर सकते हो कि हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। सो ये तो चीज थी एक्सोथर्मिक की। अब अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन की, वो क्या पॉसिबल है? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। Now let's talk about the second type of heat change here, which is endothermic reaction. Endo means जो है अंदर आना, हीट को कंज्यूम करना है ना। कंजप्शन की जब बात करूं मैं, कंजप्शन ऑफ किसकी कंजप्शन, मतलब यूज हो रही है कोई चीज वहां पे, है ना। एंडो मतलब अंदर, सिस्टम के अंदर आना। थर्मिक मतलब इसका हीट का, तो कंजप्शन ऑफ हीट की बात होगी, मतलब रिएक्शन एक प्रोसीड करवाने के लिए। सो व्हेन आई हैव टू when I have to give the heat to a system to complete the chemical reaction, to complete the chemical reaction, एक तो ये चीज लिख सकता हूँ, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि when heat is consumed, when heat is consumed in the form of reactants, in the form of reactants की फॉर्म में वो हीट जो है कंज्यूम हो रही है, in the form of reactants, then the type of reaction will be, then the type of reaction is endothermic type, endothermic in nature, है ना। एंडो मतलब हमें हीट देनी पड़ती है सिस्टम को। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, जनरली क्या है एग्जांपल इसका हो सकता है NaCl प्लस वाटर। NaCl जो कॉमन सोल्ट हम लोग यूज करते हैं किसों में, सॉलिड फॉर्म में होगा है ना, और प्लस में वाटर। तो मतलब अगर नमक को पानी में डालोगे तो इसका मतलब क्या, हमें हीट देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भैया नमक को पानी में डालते ही आप डायरेक्टली डिसॉल्व कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैं पानी में उसको अगर स्टैंडिंग मोड पे रख दोगे, अगर चम्मच से नहीं हिलाओगे तो बेसिकली इट विल टेक मच टाइम टू गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। सो जब मैंने NaCl डाला सॉलिड फॉर्म में तो क्या हुआ, अब एक बात बताओ, NaCl जो है वो एक आयनिक टाइप का कंपाउंड है। आयनिक टाइप का कंपाउंड मतलब ये बनता है किससे, बाय, ये किससे बनता है, आयनिक टाइप ऑफ कंपाउंड मतलब इसमें आयनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है ना। आयनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग कब होती है, जब आयंस फॉर्म हो। यहाँ पे Na जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या फॉर्मेशन करता है, Na विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, है ना। शेयरिंग नहीं होता, शेयरिंग सीधा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, बस ऐसी बात करेगा, शेयरिंग की कोई बात नहीं करने वाला। बट Cl क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किया सोडियम ने उसको गेन करके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव। सो बेसिकली दो टाइप के आयन प्रेजेंट होते हैं, एक तो Na पॉजिटिव, दूसरा किस टाइप का, Cl नेगेटिव। एक तो ये टाइप है और ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो टाइप के आयन प्रेजेंट है। और ये पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का इसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज के आयन को बोलते हैं हम कैटायंस, नेगेटिव चार्ज के आयन को बोलते हैं क्या, एनायंस। एक बात तो ये। अब मुझे NaCl डालने के बाद ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, कैसे प्रूव कर सकता हूँ। बेसिकली क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने वाली है NaCl की, है ना। NaCl जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव काफी आपस में स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, आयनिक बॉन्डिंग है ना, आयनिक टाइप ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। तो उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले, इसको अगर तोड़ूंगा ही नहीं मैं तो आपस में अलग अलग कैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे पानी में। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे, है ना, एनर्जी देनी पड़ी यहाँ पे, है ना। एनर्जी गिवन टू ब्रेक द, energy given to break the bond between Na positive and Cl negative। इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद जाके चीज डिसॉल्व होगी। इसलिए क्या करता हूँ, वैसे क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो क्या करते हो, जनरली सोल्ट को पानी में डालोगे तो चम्मच से हिलाओगे ना, तो भी जनरली क्या होगा, चम्मच से हिलाने के बाद भी इतनी एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो जाती है, इतनी एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी कि वो इजिली क्या है, डिसॉल्व हो जाएगा सोल्ट पानी में। इसी तरह शुगर की बात करूं तो वो भी एक टाइप का एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें भी थोड़ा सा आप चम्मच से एनर्जी दोगे तो इजिली बॉन्ड ब्रेक होके क्या करेगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स को सिंपली क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं ना।
ये Na पॉजिटिव वाटर के मॉलिक्यूल कैसे सराउंड करते हैं, सिंपली आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे ये चीजें अच्छे से। अट्रैक्शन किस हिसाब से होती है इन दोनों के बीच की, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। तो ये कि डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है कि स्लाइट नेगेटिव चार्ज, पूरी तरह नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इस तरह Na भी सराउंड होगा और फर्दर Cl भी से सराउंड होने वाला है, कहते हैं Cl सराउंड होगा हाइड्रोजन वाले एटम से, है ना। Cl विल सराउंडेड बाय Cl नेगेटिव इस टाइप से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पे, इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करने वाले इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे H2O उसके बाद इसको सराउंड कर देगा सिंपली। सो इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो बेसिकली आप लोग क्या करते हो, अब मुझे जज करना हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है नहीं। एक्सोथर्मिक के लिए जैसे मुझे थर्मोमीटर लगाना पड़ा था, तो यहाँ भी क्या होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा, है ना, थर्मामीटर में भी टेम्परेचर डिक्रीज मिलेगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज मिला तो डेफिनेटली इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका टाइप होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वाटर के साथ यहाँ पे हमें थोड़ी सी हीट रिएक्टेंट साइड ही लिखनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी जो है वो रिएक्टेंट साइड ही लिखनी पड़ती है इस तरह से। सो एंडोथर्मिक में क्या करोगे, रिएक्टेंट साइड में हीट लिखोगे, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड में बेसिकली। सो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। Now let's talk about another example. In this I have written the anhydrous CuSO4. Anhydrous means कि no water present here, कोई पानी नहीं होता, विदाउट वाटर होता है ये CuSO4। बट अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रेटेड CuSO4 मतलब क्या है, CuSO4.5H2O लिखा है, वहां पे मैंने लिखा सिर्फ CuSO4, वहां मैंने लिखा CuSO4.5H2O। इसका मतलब क्या है, 5H2 जो लिखा है इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली अगर मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सीधा इसको पानी में डालूं, इन दोनों में क्या फर्क है, इट इज अ टाइप ऑफ, अगर CuSO4 प्लस वाटर लिया मैंने सिंपली, एनहाइड्रस CuSO4 प्लस वाटर लिया, तो वो टाइप है किसका, एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। एंडोथर्मिक सॉरी इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, मतलब हीट इवॉल्व होगी डेफिनेटली। बट अगर इसकी बात करूं कि मैंने हाइड्रेटेड CuSO4 ले लिया .5H2O प्लस में मैंने पानी अगर डिसोल्व किया इसमें, तो मुझे इसमें डेफिनेटली हीट देनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी मुझे किसमें, रिएक्टेंट साइड में ही, तो जाके ये CuSO4 फर्दर छूटेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बोला कि CuSO4.5H2O जो है ना, ये सराउंडेड है पहले से ही पानी के मॉलिक्यूल से, जो कि है क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो बेसिकली मुझे इसको CuSO4 को अगर आइंस में कंप्लीटली तोड़ना है, क्या Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आइंस में तोड़ना है। देखो सबसे पहले अगर कोई चीज पानी में डिसोल्व होती है ना, तो सबसे पहले अपने आइंस में टूटती है और सॉलिड फॉर्म में टूटती है। यहाँ पे सॉलिड लिखोगे, प्लस में SO4 नेगेटिव सॉलिड फॉर्म में टूटेगा। उसके बाद इसमें पानी ऐड होगा तो ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, तब ये CuSO4 सॉलिड की जगह यहाँ पे लिखा जाएगा Cu2 पॉजिटिव AKO मींस एक्वस। अब पानी में कंप्लीटली डिसोल्व हो चुके, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले मुझे इस CuSO4 को तो तोड़ना पड़ेगा ना इसमें, तभी ये फर्दर आगे प्रोसीड करोगे, पानी इसमें डिसोल्व होगा तो एक्वस फॉर्म बनेगा। बट अगर क्या है सॉलिड फॉर्म में ये इधर ही ना जा पा रहा हो तो फायदा क्या है, उस चीज को रिमूव करने के लिए मुझे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करना पड़ेगा। इसकी सराउंडिंग इसकी एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है ना, किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करना था। तो इसको प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट दूंगा तो सबसे पहले यही रिमूव होगी, सबसे पहले ये रिमूव हो जाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद जो ये चीज है पानी में डालोगे उसको, और फिर ये फर्दर टूट जाएंगे इस तरह से, है ना, टूटेंगे। उसके बाद जाके एक्वस फॉर्मेशन बनेगी। तो मतलब क्या हाइड्रेटेड CuSO4 का है वो किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा, वो शो करेगा एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन, एंडोथर्मिक इन नेचर। बट अगर इसकी बात करूं, ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक। सो है एक ही चीज है, कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, यहाँ भी कॉपर सल्फेट था, यहाँ भी फर्क है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। यहाँ वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, उस केस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन हमें मिली। सो बेसिकली ये और एग्जांपल था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और काफी सारे एग्जांपल है। जैसे मैं बोलूं एक्सोथर्मिक और एग्जांपल क्या होता है, एक्सोथर्मिक में आप बोल सकते हो कि NaOH प्लस वाटर, NaOH डाला ही वाटर में, वो एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। या अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट ले लिया, या अगर बात करूं कि इस तरह से सोडियम सल्फेट ले लिया, सोडियम सल्फेट इन वाटर,
ये भी एक एग्जांपल है इसका एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन का। एंडोथर्मिक में तो बहुत सारे हैं, NaCl हमने ले लिया, जितने भी कॉपर हाइड्रेटेड टाइप के सोल्ट जितने ले लोगे ना, हाइड्रेटेड टाइप सोल्ट जितने मिलेंगे वो सारे एंडोथर्मिक के होंगे। हाइड्रेटेड सोल्ट जितने भी है क्या होंगे, सारे के सारे, सोडियम कार्बोनेट का होता है (10H2), इस तरह से जितने भी है ना ये सारे हाइड्रेटेड सोल्ट एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। सो एक एक दो एग्जांपल आपको बस याद रहना चाहिए। सो नाउ अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ इफ आई राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और साथ में उसके मैं ये भी लिख देता हूं कि हीट इवॉल्व आउट हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है, वहां पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो डेफिनेटली उस रिएक्शन को मैं नाम देता हूं टोटल में थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये है ना थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली थर्मो मींस टेम्परेचर की बात करते हैं, वहां पे हीट इवॉल्व आउट हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो अब मैं बात करूंगा कि जैसे एग्जांपल हो कि ये चीजें कई बार क्या होती है एलोट्रोप पे डिपेंड करती है ना। फिजिकल स्टेट्स की बात करूं, एलोट्रोप पे डिपेंड करती है, या फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है। क्या कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कई बार क्या होता है ज्यादा किसी की कम हो जाती है, किसी की ज्यादा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि कार्बन का, कार्बन के दो इलेक्ट्रोड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है कार्बन फॉर्म का, तीन होता है बेसिकली, बट हम यहाँ दो की बात कर रहे हैं। एक डायमंड हो सकता है और दूसरा ग्रेफाइट की बात करते हैं। तो जब इनकी बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेसिकली ये एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन है। और जब ये फॉर्मेशन करेगा CO2 का, CO2 गैस निकलेगी और साथ में हीट इवॉल्व होगी दोनों में, बट थोड़ा सा फर्क है। ग्रेफाइट में हीट इवॉल्व होती है 393.5 के आसपास और इसमें होती है 395.5 किलो जूल पर मोल के आसपास। सो बेसिकली देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि डिफरेंस आ गया किसकी वजह से, क्योंकि एलोट्रोपिक फॉर्म डिफरेंस है तो दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग है, दोनों में कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे दोनों के केस में, बट थोड़ा सा फर्क होता है बॉन्डिंग में। इसमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसमें थोड़ी वीक होती है, इस वजह से एनर्जी में कहीं ना कहीं डिफरेंस आया। सो ये चीजें डिपेंड कर सकती है किस पे, एलोट्रोप्स पे भी या फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं, कई बार करते हैं ना। कई बार वेपर फॉर्म अगर लोगे तो उसमें हीट जो है H2O में कई बार ज्यादा निकलेगी, अगर वो लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो उसमें हीट डिफरेंट निकलेगी। तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती चीजें और इलेक्ट्रॉन्स पे भी बेसिकली। तो जैसे ये रिएक्शन है कि अगर मैं बात करूं कि अगर H2O जो बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर, है ना। H2O फॉर्मेशन हुई तो H2O जब बनाएगा तो गैस फॉर्म में बनेगा या कई बार लिक्विड फॉर्म में बनता है ना। टेम्परेचर का फर्क हो जाता है, कई बार लिक्विड फॉर्म में बनेगा तो कई बार गैस फॉर्म में। रिएक्टेंट दोनों के सेम है, बट डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, किसी में ये रिएक्टेंट देगा 285 के आसपास, किसी में देगा 230 के आसपास, है ना, किलो जूल पर मोल। एनर्जी दोनों में डिफरेंट रिलीज होगा, तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है चीजें कई बार। So now let's talk about the fourth limitation of the balanced chemical कि ये conditions under which reaction takes place। ये नहीं बताता कि किस कंडीशन में रिएक्शन एक्चुअली में प्रोसीड कर रही है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं क्या, लेट्स सी एक एग्जांपल होता है, उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। तो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें N2 गैस ली जाती है, N2 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस, और साथ क्या बनता है इससे फिर अमोनिया। अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज होती है। अब इसको बैलेंस कर लो सिंपली, क्या है 3 लगा दूंगा यहाँ पे 2 लगा दूंगा, रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। तो ये भी गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म है, ठीक है। फिजिकल स्टेट हमने बता दिए, बट अब दिक्कत क्या है, इसमें कंडीशन एक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली कंडीशन इसकी क्या है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन करने के लिए, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, इसको हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। और सेकंड कंडीशन इसमें है हाई प्रेशर भी चाहिए होता है। कितना, 200 atm प्रेशर, 200 atm प्रेशर, जो अपना जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू 1 atm, तो 200 atm प्रेशर तो काफी ज्यादा है। और थर्ड पॉइंट इसमें चाहिए होता है कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट हम इसमें डालते हैं आयरन। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब क्या है? कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट की अगर डेफिनेशन लिखी, ऐसी चीज जो सिर्फ रिएक्शन को which speeds up the reaction without getting consumed, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं हुआ, मतलब यूज हुआ सिर्फ और उसने रिएक्शन की स्पीड को काफी इंक्रीज कर दिया, बट अल्टीमेटली फाइनल जो हमने आयरन इस फॉर्म में डाला था, तो प्रोडक्ट फॉर्म में भी आयरन एज इट इज हमें बाहर मिल जाएगा, उसी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आने वाला। उसको बोलते हैं बेसिकली कैटलिस्ट, कि जो स्पीड अप कर दी रिएक्शन को विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड और विदाउट गेटिंग चेंज इन इटसेल्फ। सो बेसिकली तीन कंडीशंस है हमारे पास इस रिएक्शन होने के लिए, तो कंडीशंस लिखनी भी काफी नेसेसरी है ना। एक चीज तो ये। अब दूसरी मैं आपसे बात करूं कि क्या, अब दो टाइप की रिएक्शन इसमें भी होती है, दो टाइप की कंडीशन होती है। एक तो थर्मल टाइप की रिएक्शन होगी, सेकेंड वन टाइप इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन, फोटोकेमिकल, थर्मल। थर्मल में क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड जिसमें होगी उसको बोलेंगे थर्मल रिएक्शन। और थर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, हीट अगर देनी पड़े तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं यहाँ पे KClO3, यहाँ पे मुझे हीट देनी पड़ती है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, हीट को ना शो करते हो कि डेल्टा, मतलब इसका मतलब क्या है, हीट प्रोवाइडेड है। ये फॉर्म करेगा KCl प्लस में O2 ऑक्सीजन गैस, है ना। इट इज एन टाइप ऑफ क्या, हीट जहां देनी पड़े। तो ये चीज नेसेसरी थी, कंडीशन लिखनी नेसेसरी थी यहाँ पे कि हीट मेरे को देनी पड़ी है, कुछ डिग्री टेम्परेचर के आसपास मुझे देना पड़े यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटाशियम क्लोरेट, इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोराइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है ना। और ये तो एग्जांपल था थर्मल रिएक्शन का, बट एक और एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सेकंड टाइप है, उसमें क्या बेसिकली करते हैं, इसमें जो है, इसमें रिक्वायर्ड होती है वो चीज सनलाइट रिक्वायर्ड होती है बेसिकली इसमें, इस टाइप की रिएक्शन में। और सनलाइट का एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि CO2 गैस का यूज करके और वाटर का यूज करके क्या करते हैं, और फोटो सनलाइट यूज, सनलाइट में हम रिप्रेजेंट करते हैं Hν से, है ना। Hν बोलते हैं इसको, क्या इसका सिंबल है Hν, इस तरह से, है ना। तो वहां पे आप सिंपली इसका मतलब क्या है, सनलाइट की बना, तो CO2 गैस और H2 पानी के साथ मिलकर वो क्या बनाता है, C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज, है ना। जो अपने लिए खाना बनाते हैं प्लांट्स, किसका यूज करते हैं, CO2 गैस और पानी का। CO2 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, H2 किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, प्लस जो ग्लूकोज बना किस फॉर्म में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे भी इस तरह था, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में हमारे पास। तो इस तरह से जो स्टेट्स भी हमने लिख दी, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली ये चीजें लिखनी नेसेसरी है कि किस कंडीशंस में वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और क्या क्या चीजें, जो भी कंडीशन होगी, हाई टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो हमको सब कुछ लिखना पड़ रहा है। सो बेसिकली 4 टाइप्स की इसकी लिमिटेशंस की, सो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लेना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।